यह रेखीय वेग v तथा कोणीय वेग ओमेगा में संबंध है। इसके लिए हम कुछ थ्योरी लिखते हैं कि माना कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में v चाल से घूम रहा है। ये त्रिज्या क्या है r, यहाँ कोई कण है p और ये v चाल से इधर को घूम रहा है। ये डेल्टा t टाइम में p पॉइंट से q पॉइंट पर पहुंचता है और यहाँ से यहाँ तक ये जो p से q तक की डिस्टेंस है ये डेल्टा s और ये कोण घूम जाता है डेल्टा थीटा। तब हम इस ट्रायंगल में इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप है डेल्टा s, त्रिज्या है r और कोण है डेल्टा थीटा। दोनों ओर डेल्टा t से भाग करने पर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इंटू 1 अपॉन r। अगर हम डेल्टा t को टेंड्स टू 0 माने, अति सूक्ष्म, तो ये इक्वेशन अवकलन फॉर्म में बदल जाएगी डी थीटा अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन r। इस कंडीशन में पॉइंट Q P के अति निकट होगा, उस समय इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा, ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा R। ये ओमेगा का फॉर्मूला होता है, ये वेग का V का होता है। R की क्रॉस मल्टीप्लाई ओमेगा से होगी, ओमेगा इंटू R इक्वल टू V। ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो जाता है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, तो हो जाएगा वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर V। अभी केंद्र त्वरण, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इंग्लिश होती है इसकी, सेंट्रीपेटल, और त्वरण की इंग्लिश होती है एक्सेलरेशन। जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उस पर केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ये कण एक समान यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, फिर भी इसकी दिशा परिवर्तन के कारण केंद्र की ओर क्या लगेगा, त्वरण बनेगा, जिसे कहेंगे अभिकेंद्र त्वरण या त्रिज्य त्वरण, क्योंकि इसकी दिशा त्रिज्या की अनुदिश होती है। ये एक तरह से अपवाद है। वैसे त्वरण वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ वस्तु के वेग में वृद्धि होती है, चेंज होता है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट स्पीड से घूमने के बाद भी यहाँ वस्तु की गति में क्या बन रहा है, त्वरण, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल रही है। यहाँ कण है तो वेग इधर को होगा, यहाँ कण पहुंचेगा तो वेग की दिशा ये हो जाएगी, दिशा चेंज होती रहेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन तो यही हो जाएगी, जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो कण पर केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ये कण इस पॉइंट से Q पॉइंट पर पहुंचता है कितने टाइम में, डेल्टा t। यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो क्या है, R। P से Q तक की डिस्टेंस डेल्टा s और ये एंगल है डेल्टा थीटा, यहाँ लिखा है O। P पॉइंट पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी
इधर होगी और वेलोसिटी हमारी क्या है v1। इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी v2। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो v1 का मॉड इक्वल टू v2 का मॉड, और इसके बराबर में क्या मान लिया v। डायरेक्शन अलग अलग है इसीलिए v1 v2 लिखा गया है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एग्जाम में इस फॉर्मूले का प्रूफ आ जाता है सिद्ध करने को। तो सिद्ध कैसे करेंगे हम, इसमें हम v1 और v2 वेक्टर के संयोजन से चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, वेग में परिवर्तन। तो इन दोनों वेक्टरों को हमने त्रिभुज विधि से जोड़ा। ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है, और ये के दोनों वेग के बीच में चेंज है, वेग में परिवर्तन। यहाँ से यहाँ जाने के बाद कण इधर को आएगा, इसलिए वेक्टर में चेंज इधर को होगा, वेग में परिवर्तन इधर को दिखाएंगे। इन दो पॉइंट पर खींची गई, इन दो पॉइंट पर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं v1 v2, उनके बीच का कोण केंद्र पर बने कोण के बराबर होगा, इसलिए इस कोण को हम क्या लिखेंगे डेल्टा थीटा। इसका नाम रख दिया OAB। अब हम देखते हैं ये त्रिभुज O'AB और OPQ ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। इनकी v1 v2 की जो माप ली गई है वो इसकी त्रिज्या के अनुरूप ली गई है, त्रिज्या के इक्वल, और डायरेक्शन v1 v2 के हिसाब से है। तो यहाँ ये दोनों त्रिभुज O'AB और त्रिभुज OPQ कैसे हैं समरूप। समरूप त्रिभुज की विशेषताएं हैं कि इनकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें डेल्टा थीटा के सामने की भुजा क्या है डेल्टा बी, इसमें डेल्टा थीटा के सामने की क्या है डेल्टा एस, इसमें थीटा के सामने की, इसमें थीटा के सामने की, डिवाइड कर दिया। इसमें से कोई सी एक साइड ले लेंगे v1, इसमें से क्या आएगी r। चूंकि v1 बराबर v2 है b के, तो यहाँ लिख देंगे v अपॉन r डेल्टा b अपॉन डेल्टा s मल्टीप्लाई डेल्टा b इक्वल टू डेल्टा s इंटू b अपॉन r। दोनों ओर डेल्टा t से भाग करने पर तो हो जाएगा डेल्टा b अपॉन डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इंटू b अपॉन r। डेल्टा t को अति सूक्ष्म मानने पर डेल्टा t टेंड्स टू 0 कंसीडर करने पर लेफ्ट साइड में हो जाएगा हमारा dv अपॉन dt। अगर मैं डेल्टा t को सूक्ष्म ना मानूं तो ये औसत त्वरण हो जाएगा, ये औसत वेग, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं पर दिखा रहे हैं। डेल्टा t को अति सूक्ष्म मानेंगे तो की पॉइंट P के नजदीक आ जाएगा, एक ही बिंदु हो जाएगा, फिर ये तात्क्षणिक त्वरण कहलाएगा किसी पॉइंट पर। ds अपॉन dt इंटू बी अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, a वेलोसिटी का और b अपॉन आर। तो a इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। नोट करने की बात यह है कि यदि पार्टिकल एक समान वृत्तीय गति करके लगातार त्वरित गति कर रहा हो, स्पीड बढ़ रही हो, तो उसमें दो त्वरण हो जाएंगे। एक तो केंद्र की ओर होगा अभिकेंद्र त्वरण या त्रिज्य त्वरण, और एक स्पर्श रेखा की दिशा में भी त्वरण हो जाएगा, जिसे कहेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण। ये त्रिज्य त्वरण है, अभिकेंद्र त्वरण के दो नाम है, त्रिज्य त्वरण और अभिकेंद्र त्वरण। तो
रेडियस के रिस्पेक्ट में आर आया है। ये स्पर्श रेखा भी त्वरण है, इसे AT लिखेंगे, टेंजेंशियल त्वरण। तो पार्टिकल में दो त्वरण हो जाएंगे अगर वो लगातार स्पीड बढ़ाकर गति करेगा। जैसे मौत के कुआं में जो बाइक सवार होता है वो लगातार स्पीड बढ़ाता है। तो इनका टोटल कैसे निकालते हैं? परिणामी त्वरण हम कैसे निकालेंगे? A इक्वल टू √AR² प्लस AT² प्लस 2R AT cos 90। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये थ्योरम पढ़ रखी है 9th 10th में। तो ये पद हमारा cos 90 वाला पूरा पद 0 हो जाएगा। तो बचेगा A इक्वल टू √AR² प्लस AT²। अभिकेंद्र बल। जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उस पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। तो ये अभिकेंद्र बल में जो त्वरण आएगा वो अभिकेंद्र त्वरण आएगा। बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू m इंटू, और A के स्थान पर फॉर्मूला आ जाएगा V²/R। तो F इक्वल टू हो गया mv²/R। कुछ न्यूमेरिकल्स में ओमेगा का यूज करके F निकालते हैं या A ओमेगा का यूज करके निकालते हैं, तो वहां हम V के स्थान पर लगा देंगे ओमेगा इंटू R, क्योंकि V बराबर होता है ओमेगा इंटू R। अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले V इक्वल टू ओमेगा इंटू R। तो ये V की जगह ओमेगा R लगा देंगे यहाँ ऊपर, तो हो जाएगा ओमेगा² R², नीचे हो जाएगा R², एक पावर कट जाएगी, तो A इक्वल टू ओमेगा² इंटू R। यही एक ही वैल्यू मैं अगर यहाँ लगा दूँ तो F बराबर m इंटू ओमेगा² R। तो जिस न्यूमेरिकल में V और R की वैल्यू दी होंगी वहाँ F इससे निकालेंगे, जहाँ ओमेगा R दिया होगा वहाँ F इससे निकालेंगे। अभिकेंद्र बल के हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं, जब हम किसी गेंद को रस्सी में बांधकर क्षैतिज वृत्त या ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं तो उस डोरी में एक तनाव बनता है। वो तनाव हमारा किसका काम करता है? अभिकेंद्र बल का। सड़क इसके डेली लाइफ में एग्जाम्पल भी है। सड़क के मोड़ पर जब कोई बाइक सवार अपनी बाइक को मोड़ता है तो बाइक को झुका लेता है, जिससे कि झुकाने से उसे केंद्र की ओर, मोड़ के केंद्र की ओर फ्रिक्शनल फोर्स मिलता है, और वो अभिकेंद्र बल का काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिससे आसानी से घूम जाता है वो। अगर वो बाइक को ना झुकाए तो ये बल नहीं मिलेगा और बाइक उसकी बाहर को फिसलते हुए चली जाएगी। सड़क मोड़ पर बाहर का किनारा ऊंचा भी रखते हैं, उसका भी कारण यही है कि जो वाहन होते हैं, बड़े वाहन, उस पर जाने वाले, बाइक को तो हम झुका लेते हैं लेकिन बड़े वाहनों को हम अंदर बैठे हैं कैसे झुकाएंगे? तो उनके लिए मोड़ पर सड़क ही झुकाई जाती है, बाहर का किनारा ऊंचा रखा जाता है। एक होता है अपकेंद्र बल। ये एक आभासी बल है, इसे छद्म बल भी कहते हैं। वृत्तीय गति करते हुए कण पर बाहर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं अपकेंद्र बल। मान फॉर्मूला इसका भी अभिकेंद्र बल के बराबर है, F बराबर mv²
एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसे कैसे समझें? एग्जाम्पल, अंतर यह है कि वृत्तीय गति करते हुए कण पर केंद्र की ओर जो बल लगेगा अभिकेंद्र बल, बाहर की ओर जो लगेगा वो अपकेंद्र बल। तो ये कहाँ लगता है, जरा उस पर विचार करते हैं। जब दूध से मक्खन को अलग किया जाता है तो मक्खन के कण कम द्रव्यमान के होते हैं तो उन पर अपकेंद्र बल कम लगता है, तो वो बीच में रह जाते हैं। और मट्ठा या छाछ के जो कण होते हैं वो भारी होते हैं, उन पर अभिकेंद्र बल अधिक लगता है, वो बाहर को चले जाते हैं। तो रेड रेड ये बीच में जो दिखाए थे हमने, ये मक्खन के कण थे, इन पर कम अपकेंद्र बल लगा, और मट्ठे के कणों पर ज़्यादा लगा, वो बाहर चले गए। एक एग्जाम्पल और, किसी बाल्टी या अन्य बर्तन में हम जल भरकर और उसको ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाएं तो पानी नीचे गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि जल पर ऊपर की ओर क्या लगता है? अपकेंद्र बल, और वो पानी के भार को बैलेंस करे रहता है। जितना तेज घुमाएंगे हम, जितनी स्पीड ज़्यादा रखेंगे, अपकेंद्र बल ज़्यादा लगेगा और ऊपर को पानी रुका रहेगा। और स्पीड कम कर दी तो ये बल कम लगेगा और पानी नीचे गिर जाएगा, भार उसको खींच लेगा। कुछ एग्जाम्पल इन फॉर्मूलों के से रिलेटेड। वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का कोणीय वेग दिया है, कोणीय वेग को लिखते हैं ओमेगा से 6 रेडियन प्रति सेकंड। पथ की त्रिज्या है r, त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर। तो कण की रेखीय चाल बताओ। जितनी घूमने वाली वस्तुएं हैं उनमें कौन सी चाल होती है? ओमेगा, कोणीय चाल। और जो चलने वाली होती हैं, स्थान बदलने वाली, उनकी चाल होती है रेखीय चाल। साइकिल जब हमारी चलती है तो उसके पहिए में दोनों चाल होती हैं, कोणीय चाल भी और रेखीय चाल भी, क्योंकि पहिया लुढ़कता भी है और आगे भी चलता है। इसका फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा लगाएंगे 6, आर की वैल्यू 4, 6 चौक 24, और यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एक एग्जाम्पल और, घड़ी में सेकंड वाली सुई की रेखीय चाल बताओ। तो रेखीय चाल होती है v बराबर ओमेगा इंटू आर। जबकि सुई की जो लंबाई है, सुई की लंबाई दी है 2 सेंटीमीटर। अब लंबाई हमारी 2 सेंटीमीटर, को तो आर का मान हो जाएगा। ओमेगा का क्या करें? ओमेगा नहीं दिया है यहाँ, तो उसकी पहचान करेंगे कि सुई कौन सी है, सेकंड वाली। तो ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी इंटू आर। 2 पाई अपॉन टी, सेकंड वाली सुई का टी होता है 60 सेकंड, क्योंकि वो एक चक्कर 60 सेकंड में लगाती है। आर का मान आएगा 2, ये 2 से इसे काटेंगे आएगा 30, फिर 2 से काटेंगे आएगा 15, तो पाई बटे 15, आगे लिख देंगे सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आंसर हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, किसी कार की चाल दी है, (72 किलोमीटर पर आवर, और कार एक ऐसे सड़क के मोड़ को पार करती है जिस मोड़ की त्रिज्या दी है 40 मीटर।
तो कार पर अभिकेंद्र त्वरण बताओ। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र होता है, अभी पढ़ा है, A=v²/r। तो पहले यूनिट देखते हैं, ये मीटर में है या किलोमीटर में है। तो पहले किलोमीटर के मान को मीटर में बदलेंगे। 72 मल्टीप्लाई 5/18, 18 चौक 72। तो b की वैल्यू हो गई 4 × 5 20 मीटर प्रति सेकंड। सवाल हो जाएगा A=v²/r। v की वैल्यू 20 का स्क्वायर, b का स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर अपॉन r, r की वैल्यू 40। 20 का स्क्वायर लिखेंगे 20 × 20 अपॉन 40। 20 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 10। तो A=10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यह किलोमीटर पर आवर में है, ये दो जो त्रिज्या है ये किलोमीटर में होती तो हम नहीं चेंज करते, तब भी सवाल हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट कार्य, अब हम अभिकेंद्र बल का क्वेश्चन देख लें। एक 1.5 किलोग्राम का धातु का गोला है, तो ये m हो गया। उसे 1 मीटर लंबी रस्सी में बांधकर, रस्सी की लंबाई 1 मीटर, और उसे घुमाया जा रहा है क्षैतिज वृत्त में इस तरीके से। तो रस्सी में उत्पन्न तनाव बताओ। तो तनाव जो होगा वो अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, और उसकी चाल जो दी है घूमने की, वो दी है 50 रेडियन प्रति सेकंड। तो फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा के पदों में अभिकेंद्र बल का सूत्र F=mr²। m की वैल्यू 1.5, r की वैल्यू, ये जो लंबाई दी है ये r का काम करेगी 1, ओमेगा की वैल्यू 50 का स्क्वायर, 1.5 इंटू 1 से मल्टीप्लाई x की 1.5 की हुई तो ये आ गया 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 0 का स्क्वायर 2 0। तो ये पॉइंट में हटाऊंगा तो नीचे 0 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 15 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 0 आएगा, 15 पंजे 75, हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो इतना न्यूटन अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5। किसी ट्रेन की चाल दी है 108 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की चाल है, और वो एक ट्रैक पटरी पर मोड़ पर पार करती है। तो वहाँ उस मोड़ का जो कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है, वो दी है 1 किलोमीटर। ट्रेन पर अभिकेंद्र त्वरण बताओ। हम लिखेंगे A=v²/r। यहाँ ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, इसी में लगा दे रहे हैं। b की वैल्यू 108 का स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू 1। तो 108 मल्टीप्लाई 108 अपॉन का 1 छूट जाएगा। 108 108 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, पूरे 64 आएंगे क्योंकि यहाँ 0 है, 8 एकम 8। 0 की मल्टीप्लाई तीनों से करेंगे तो 0 0 0, 1 की करेंगे 1 8 0 1, 4 6 8 8 16, 1 कैरी हुआ, यहाँ आ गया 1। 11,664 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा।